हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो ये आज की ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन पर ऑलरेडी हमारी टीम ने बना रखा है। तो आज हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे 2 नंबर वाले। सभी बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारा बिहार, यूपी, एमपी सभी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा और बिल्कुल शुरू करते हैं। और जैसा कि पहला क्वेश्चन ये 11 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में ऑलरेडी बना दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो ड्रीम क्लासेस पे जाकर देख सकते हैं। तो जो सवाल है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, ठीक है, इस चीज़ को समझाना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कितने मार्क्स मिलेंगे इससे? इससे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स ओनली मिलेंगे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम बिल्कुल अपने लैंग्वेज में हमने आपको लिखाया है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें समझाना है। तो हम कहेंगे बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर। ठीक है, मतलब आवेश जो होते हैं वो बहुत से आवेश होते हैं। तो कहा गया कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर, ठीक है, बहुत से आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण, ठीक है, बहुत से आवेशों के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल, ठीक है, जो लास्ट में आएगा परिणामी बल, सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। ये एफ वेक्टर से हमने किसको सूचित किया है? रसिस, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स को, परिणामी बल को। एक बार फिर से हम करते हैं कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिणामी बल जो है सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर है। तो इसे हमने एफ वेक्टर से सूचित किया है। परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स को हमने एफ वेक्टर से सूचित किया है। तो हमने कहा कि लगने वाले बलों, परिणामी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले बलों का सदिश योग्य के बराबर है। इस वर्ड को आप अच्छे से देखिए, मतलब सबका जो है योग्य के बराबर है, यानी एफ वेक्टर बराबर हम कहेंगे। ठीक है, एफ वन वेक्टर, जैसे मानकर चलिए पहला पर F1 फोर्स लगा होगा, दूसरा पर F2 वेक्टर, तीसरा पर F3 वेक्टर और डॉट 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 Fn, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अनंत तक ये चलते चलेगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ये जो परिणामी बल है सभी बलों के, ठीक है, सभी विद्युतीय बलों के सदिश योग के बराबर है। यहाँ से एक छोटा सा ये इक्वेशन निकल के आया। ठीक है, तो F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? ये Fn वेक्टर तक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछें तो आप इस तरह से इसको अच्छे से लिख देना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया था। जैसे मैंने आपको कराया था कूलम के नियम की सीमाएं, आवेश का आयतन घनत्व जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं, ठीक है, और आवेश का पृष्ठीय घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है पिछले वीडियो में। बिल्कुल आप लोग ढूंढ लो, ड्रीम क्लासेस पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी होगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत अच्छा है। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युतीय क्षेत्र कहा गया किसी आवेश या आवेशों के समुदाय, मतलब बहुत से आवेशों के चारों ओर वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे मानकर चलिए कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर किसी आवेश या आवेशों के समुदाय, मतलब बहुत सारे वायर के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे बल का अनुभव करता है। तो ऐसे क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। मतलब वायर के चारों ओर का एरिया ये जो हमारा हो जाएगा, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ये हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा? ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र, कौन सा एरिया होगा? सॉरी, विद्युतीय क्षेत्र होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। 2 क्वेश्चन हो गए। ये बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर
विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज जो होता है वो बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा होता है एकदम, ठीक है, बहुत नगण्य माना गया टेस्ट चार्ज को, फिजिक्स में जो है बिल्कुल एकदम नगण्य सा माना गया, जिसकी कोई वैल्यू एकदम पिद्दी सा, जिसको छोटा सा हम कह सकते हैं। तो कहा गया विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, तो कहा गया कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले विद्युतीय बल होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आ भी गया तुरंत कि टेस्ट चार्ज क्या है। देखिए हमने बोला था कि ये बहुत पिद्दी सा होता है, तो ये हो गया, इसको भी क्लियर कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हम लोग टेस्ट चार्ज पे थोड़ा सा देखते हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। टेस्ट चार्ज क्या है, तो मैंने बोला था ये बहुत छोटा सा होता है। देखिए आ भी गया इसका डिस्कस, कहा गया परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा सा होता है। यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था, ठीक है, अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये इतना छोटा होता है इस टेस्ट चार्ज को, अगर हम इस टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं, ठीक है, तो यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे धनात्मक लेने की इसे जो है, इसे हम किस तरह से लेंगे, इसे धनात्मक लेने की परिपाटी है, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि टेस्ट चार्ज जो होता है बाबू बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा होता है, ठीक है, जिसको अगर हम किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम उसको लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और ये हमारा कौन सा चार्ज कहलाएगा, टेस्ट चार्ज कहलाएगा, परीक्षण आवेश कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हमने आपके सामने रखा है कि ये बहुत ही छोटा सा पिद्दी सा होता है, जिसको अगर हम किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र की अवस्था यानी परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको लिखिएगा अपनी कॉपी में। और अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल जो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने पहले इसको टिक लगा के रखा है। विद्युतीय विभव को परिभाषित करें और इसके बारे में हम कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को कहाँ तक ले चलेंगे, अनंत से, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। एक बार मैं फिर से कर देना चाहता हूँ कि विद्युतीय विभव को परिभाषित करें तो हम कहेंगे विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। इसका SI मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया। 16वां नंबर क्वेश्चन, ये जिसका डिस्कस कर रहे थे विद्युतीय द्विध्रुव, इस पर भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि विद्युतीय द्विध्रुव को परिभाषित करें तो इसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि दो समान परिमाण, देखिए दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। कह रहा है दो समान परिमाण, एक पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा और एक पर हमने माइनस क्यू चार्ज रखा, ये यहाँ पे स्थित है और यहाँ पे स्थित है। दो समान परिमाण का विपरीत बिंदु आवेश जो है बहुत ही अल्प दूरी पर हो, ये दोनों जो है ये दोनों बिल्कुल ही बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो तो ये दोनों आवेश मिलकर एक विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। मानकर चलते कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, तो ये दोनों मिलकर किस तरह का किस चीज़ का निर्माण करेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए है क्या ये विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे, ये तो अगला क्वेश्चन में पढ़ना है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये दोनों आवेश मिलकर एक किस चीज़ का निर्माण करेंगे, विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। अब हम लोग ये 17 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है।
तो कहा गया इसके बारे में कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम पी वेक्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मुझे डेफिनेशन भी वगैरह ये सब लिखाना चाहिए था, एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, कहा गया किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसे किस चीज़ से सूचित करेंगे हम लोग? पी वेक्टर से सूचित करते हैं। और एक क्वेश्चन और आज कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, करें विद्युतीय बल क्या है जब किसी चार्ज को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है। समझिए इस चीज़ को, जब किसी चार्ज को हम किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक बल लगता है, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, जिसे विद्युतीय बल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 18 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और आज की वीडियो काफ़ी छोटी सी थी। आई होप कि बिल्कुल पसंद आया होगा आप लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग 25 क्वेश्चन डील कर लेंगे। ठीक है, रहने देते हैं।